नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डालते रहता हूं। तो आप उस सारे वीडियो को देखकर अपने अभ्यास करते रहे, आप अभ्यास करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देते चलिए, इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है। प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पे है, बोल रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है टाटा, बी में है सासाराम और सी में है पहाड़पुर और डी में है पाटलिपुत्र। तो कहाँ स्थित है आपको जल्दी बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, इसका ऑप्शन जो भी सही लगे आपका ए बी सी डी जो भी सही लगे उसका आंसर दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसे भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों और एक लाइक कर दे दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। वीडियो कैसा बना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो गांधी सेतु पुल अवस्थित है कहाँ, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पाटलिपुत्र की पुतली का रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्र की पुतली का रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। तो आपको बताना है कि इसके आधार पर पाटलिपुत्र की पुतली का रचना के आधार पर रखा गया था। यहाँ बताना आपको, ऑप्शन नंबर ए में है पुष्पपुर, बी में है कुसुमपुर और सी में है पाटलिपुत्र और डी में है पटना। तो आपको बताना है यहाँ पे किसके नाम पर रखा गया, पाटलिपुत्र। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो होगा आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना है। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, पटना का इतिहास कितना पुराना है। बताना है दोस्तों आपको पटना का इतिहास कितना पुराना। ऑप्शन नंबर ए में 2500 वर्ष, बी में है 2000 वर्ष और यहाँ पे सी में है 1500 वर्ष और डी में है 1000 वर्ष। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका जो आंसर होगा आपको, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। यहाँ पे कवि हो जाएगा, ठीक है। बताइए कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है राजशेखर होगा यार, ठीक है ना, राजशेखर दामोदर गुप्त और सी में है विशाख दत्त और डी में है कालिदास। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त, ठीक है ना। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया। मतलब आलसियों को सुख को देख किसने आलस्य बनने का मतलब प्रपंच रचा, इसी को बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है मंत्रियों ने, बी में है चारों ने और सी में है धूर्तों ने और डी में है पहरेदारों ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको जल्दी से कमेंट कर देना है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहरेदारों ने आलसियों को सुख देखकर आलसी बनने का प्रयास किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 में, आग कहाँ लगाई गई थी। आग कहाँ लगाई गई आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है आलसशाला में, बी में है अश्वशाला में और सी में है गजशाला में और डी में है दरबारियों के घर में। तो आपको बताना है आग कहाँ लगाई गई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कर दिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलसशाला में। याद रखिएगा आग कहाँ लगाई गई थी, तो आलसशाला में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। बताइए दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ में ए में है पंच और बी में है चतुविंशति और सी में है विसंति और डी में है चतवारी सत्य। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुविंशति, ठीक है ना। यहाँ पे अगला है
याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, या ऑप्शन नंबर बी में है सुलभा थी, और सी में है देवकुमारिका थी, और डी में है राम भद्राम्बा कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 और क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं एक बार। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? क्या है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है गार्गी का, बी में है मैत्रेयी का, सी में है सुलभा का, और डी में है यमी का। तो सॉरी यहाँ पे होगा सभी का, तो जल्द यमी का ही शायद ऑप्शन। तो इसको बताना है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है। जल्दी इस कमेंट कीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैत्रेयी का। याद रखिएगा दोस्तों मैत्रेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका का उल्लेख मिलता है। क्या बोल रहा है? वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा देवी, बी में है सुलभा, और सी में है मिथिलेश कुमार मिश्रा, और डी में है विजया। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देना। चलिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 11। सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? क्या पूछ रहा है? सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? जन्म के पश्चात, जन्म से पहले, या युवा अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म से पहले। सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? क्या है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे का यज्ञोपवीत करना, और यहाँ पे है बी में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, सी में है गुरु के घर शिष्य को भेजना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? आपको ऑप्शन नंबर ए में है अध्ययनोपरांत में, या उपनयनोपरांत में, या विवाहोपरांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा विवाहोपरांत में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 में विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है कन्यादान, बी में है अन्यस्थान, और सी में है वागदान, और डी में है समावर्तन। तो आपको बताना विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समावर्तन। समावर्तन जो होता है ये संस्कार नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धन की हीन लोग किस गांव में रहते हैं? शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए में है नया टोला, बी में है भीखन टोला, और सी में है जगतपुर, और डी में है दईपुर। तो आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीखन टोला। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है भीखन टोला से एक काश की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई? भीखन टोला में एक काश की दूरी, एक कोस होगा, एक कोस की दूरी पर किसके द्वारा भीखन टोला की स्थापना विद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए में है मुखिया के द्वारा, बी में है ग्राम सेवक के द्वारा, और सी में है शासन के द्वारा, और डी में है गांव के एक धनी व्यक्ति द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में वेगभास की रचना किसने की? क्या है वेगभास की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में है विरजानंद ने, और बी में है दयानंद ने, सी में है विद्यान सागर ने, और डी में है ज्योति व फूल ने।
तो आपको बताना है जल्दी दोस्तों, वेगभास की रचना किसने की? विरजानंद ने या दयानंद ने या विद्यासागर ने या ज्योतिबा फूल ने। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरजानंद ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 देखते हैं। स्वामी दयानंदी की मृत्यु कब हुई? बताना है आपको स्वामी दयानंदी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1883। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश में, बी में है महाराष्ट्र में, और सी में है गुजरात में, और डी में है राजस्थान में। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, बाघ के हाथ में क्या था? क्या है बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है सोने का कंगन, बी में है तलवार, और सी में है मृतक का सिर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, बाघ के हाथ में क्या था? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। ठीक है ना, बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बाघ कैसा था? बुढ़ा था या दलित नखंडक था, या तो शक्तिहीन था, या उपयुक्त सभी था। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, अपने को वंशहीन कौन कहता था? अपने को वंशहीन कौन कहता था? पथिक कहता था, या बाघ कहता था, या सृजा कहता था? यहाँ पे राजा हो जाएगा, राजा या साधु, कौन कहता था? अपने को वंशहीन कौन कहता था? तो इसका जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। अपने को वंशहीन कौन कहता था? बाघ। क्वेश्चन नंबर 23 में, इंद्र क्या चाहता था? इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा चाहता था, या शिक्षा चाहता था, या राज्य चाहता था? इनमें से कोई नहीं। तो इंद्र क्या चाहता था? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। इंद्र क्या चाहता था? तो भिक्षा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 में, इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता था? इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता था? कृष्ण जी ने, कर्ण ने, या अर्जुन ने, या युधिष्ठिर ने? तो कौन देना चाहता था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका जानते होंगे आंसर, कहानी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्ण। इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता था? तो कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? आपका ऑप्शन नंबर ए में है अर्जुन की, बी में है कृष्ण की, और सी में है युधिष्ठिर की, और डी में है कौरव की। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण की थी। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो कृष्ण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? अस्मजस्य, मैत्री, या शीत युद्ध, या वाग्य युद्ध? क्या प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 में, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कलह और अशांति, बी में है सुख समृद्धि, और सी में है उपयुक्त दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कलह और अशांति। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? क्या है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है आर्यभट्ट, बी में है चरक, सी में है वाराहमिहिर, और डी में है पराशर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में, चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है आर्यभट्ट, बी में है वराहमिहिर, और सी में है चरक, और डी में है पराशर। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत हैं। ऑप्शन नंबर ए में है दर्शन शास्त्र, बी में है न्याय शास्त्र, और सी में है मीमांस शास्त्र, और डी में है ज्योतिष शास्त्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 में है,
सत्यमेव जयते नानितम डॉट डॉट परम निधानम मंत्र किस उपनिषद संग्रहित है? तो आपको बताना है यहाँ पे कठोपनिषद से संग्रहित है या केनो उपनिषद से संग्रहित है या मुंडकोपनिषद से संग्रहित है या ईशावास्योपनिषद से संग्रहित है। तो किससे संग्रहित है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 में है, अनोरण्यान महतो डॉट डॉट महिमांतमन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद या श्वेताश्वेतरोपनिषद या तो ईशावास्योपनिषद। इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठोपनिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, भारत भूमि कैसी है? क्या है? भारत भूमि कैसी है? ऑप्शन नंबर ए में विशाल, बी में है सौंदर्यशाली और सी में है भव्य ईश्वर्य वाली और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विशाल भी है, सौंदर्यशाली भी है, भव्य ईश्वर वाली भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में, महाभारत किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है? महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है? ऑप्शन नंबर ए में है शांति पर्व और बी में है भीष्म पर्व और सी में है उद्योग पर्व और डी में है इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग पर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, परम कल्याणकारक क्या है? क्या पूछ रहा है? परम कल्याणकारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है धर्म, बी में है कर्म, सी में है दर्शन, डी में है नीति। तो परम कल्याणकारक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए धर्म। ठीक है, याद रखिएगा धर्म। क्वेश्चन मेरे यहाँ पे 36 में है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? दया है या क्षमा है या लोभ है या मोह है? तो शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्षमा। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में है, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं? दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मचारी कर रहे हैं, मुनिगण कर रहे हैं, गृहस्थ कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुनिगण कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में भील और बी में कोल, बी सी में है मुनि और डी में है वंचर। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुनि। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? बताना आपको दोस्तों, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? ऑप्शन नंबर ए में है चित्रकूट के, बी में है विंध्य के और सी में है हिमालय के और डी में है हेमकूट के। तो आपको बताना है मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट बह रही है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकूट के निकट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 40 में, यहाँ पे मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? क्या है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है विवाह संस्कार से पूर्व और फिर है उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद या फिर यहाँ पे विवाह संस्कार के साथ ही। तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह संस्कार के साथ ही। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में 24, बी में 25, सी में 23 और डी में है 26। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, प्रियवादी पुरुष कैसा होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसा होते हैं? दुर्लभ होते हैं या अनुपलब्ध होते हैं या सुलभ होते हैं या अलग होते हैं? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्लभ। याद रखिएगा। क्वेश्चन और अब नेक्स्ट देखते हैं, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है पंडिता छामाराव या बी में है वनमाला भवाकर और सी में है विजयांका और डी में है मिथिलेश कुमार मिश्रा। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित छामाराव। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित छामाराव।
क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। क्या पूछ रहा है, स्वामी दयानंद की मृत्यु क्या हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1980 और बी में 1875, सी में 1883 और डी में 1850। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1883। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 में हुई। 45 में है यहाँ पे गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ऑप्शन नंबर ए में विवाह, या सी बी में है केशांत और सी में है अक्षरारंभ, या डी में है अत्यंत एष्टि। तो यहाँ पे बताना दोस्तों गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में है स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया। अमीरों का उद्धार किया, या गरीबों का उद्धार किया, या समाज उद्धार किया, या तो फिर है निजो उद्धार किया। तो क्या किया था स्वामी दयानंद ने, कैसा काम किया, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा समाजो सुधार किया। ठीक है ना। 47 में नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा वन पर्व, बी में हो जाएगा उद्योग पर्व, सी में हो जाएगा शांति पर्व और डी में हो जाएगा भीष्म पर्व। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग पर्व। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आर्य शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे बताना आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आर्यावर्त वासी, या सभ्य, या श्रेष्ठ, या सम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में महाराज धृतराज के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। महाराज धृतराज के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए में है मंत्री विदुर, बी में है दुर्योधन और सी में है अर्जुन और डी में है कृष्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंत्री विदुर। क्या हो जाएगा, मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी तरह का और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। कर्ण किस देश का राजा था, तो आपको यहाँ पे बताना है बंग देश का, भंग देश का, अंग देश का, रंग देश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग देश का। कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर रही, इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।